तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेके। आज फिर एक बार वापस चलते हैं मुंबई के अंडरवर्ल्ड की तरफ, जहाँ से बड़ी खबर आपको सुनाएंगे जो पिछले काफ़ी दिनों से बात चल रही थी, लेकिन कल कुछ लोगों से बातचीत हुई और आज कंफर्म हुई तो पता चला कि मटका किंग रतन खत्री का करोड़ों का धंधा अचानक उसके हाथों से छीन के पप्पू सावला नाम के आदमी के पास कैसे गया। ये बहुत दिलचस्प कहानी है जो मैंने भी आज तक कहीं नहीं पढ़ी सुनी थी, लेकिन कल एक बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर ने जो उस समय पे नौकरी में मौजूद थे, क्राइम ब्रांच में काम करते थे, और उनको ये पूरी जानकारी, उनकी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। तो बहुत बड़ी बात है। हुसैन उस्तरा का नाम आपने सबने सुना है, हुसैन वस्त्रा भी उसको कहते थे। वो शख्स जिसने दाऊद इब्राहिम की उस ज़माने की बड़ी दुश्मन सपना दीदी को ट्रेन किया था दाऊद से बदला लेने के लिए, सपना के हस्बैंड महमूद कालिया का। महमूद कालिया का एनकाउंटर किया गया था मुंबई एयरपोर्ट के बाहर। एमैनुअल मोलिक ने जो उस समय क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर थे, लेकिन सबको पता था कि ये एक स्टेज्ड एनकाउंटर है और इसके पीछे दाऊद गैंग का हाथ है। तो अपने पति का बदला लेने के लिए सपना दीदी ने क्या क्या नहीं किया, वो किस्से हम 2-3 एपिसोड आपको पहले सुना चुके हैं। लेकिन सपना दीदी की सबसे बड़ी मदद करने वाला था हुसैन वस्त्रा, या उस्तरा भी कह देते थे। बहुत खतरनाक, शातिर, दिमागी और वेल कनेक्टेड क्रिमिनल था। अपना गैंग सारी उम्र चलाया और कभी किसी से डरा नहीं। पुलिस वालों से दोस्ती, एजेंसी वालों से दोस्ती, बड़े बड़े बिजनेसमैनों से दोस्ती करते करते वो आदमी ने एक इंडिपेंडेंट तौर पे अपना बड़ा स्थान मुंबई के अंडरवर्ल्ड में बना के रखा था। बहुत महंगी 8-10 गाड़ियाँ, बहुत बड़ा घर और उसके अंदर एक फायरिंग रेंज, एक जिम, इतनी बड़ी जगह पे उसने बना के रखा था। अपने घर में ही हथियार चलाने की ट्रेनिंग दिया करता था अपने बंदों को, और सपना दीदी को भी उसी घर में ट्रेनिंग दी गई थी। तो हुसैन उस्तरा को इतना बड़ा जुगाड़ पालने के लिए पैसे की ज़रूरत रहती थी। उसकी निगाह थी रतन खत्री के मटके के कारोबार पर, और वो कोई नई निगाह नहीं थी। वो असल में 1978 से रतन खत्री के पीछे लगा हुआ था, लेकिन रतन खत्री की पहुंच शायद उस समय का जो हुसैन वस्त्रा था उससे भी कहीं बड़ी थी। 78 में इसलिए कि एमरजेंसी के बाद 18 महीने जेल में रहने के बाद जब रतन खत्री वापस आया तो उसका धंधा काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, और उसके बाद जो एकदम जनता सरकार बनती है उसके चलते एक जनता मटका भी शुरू हो गया था। तो 3 बड़े प्लेयर मार्केट में आ गए। कल्याण मटका, जो कल्याण जी भाई जो पहले एक ज़माने में पार्टनर था रतन खत्री का, उसने अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस बहुत ज़ोरों शोरों से कर लिया, और कल जो जनता मटका था उसने जो लोअर मिडिल क्लास थी उसमें बहुत बड़ा स्थान मार लिया था, और इन दोनों के कारोबार में बहुत तकड़ी सेंध लगाई थी। इनका कारोबार कम हुआ था। तो कहीं ना कहीं रतन खत्री को ये लगने लग गया था कि अब वो ज़्यादा देर शायद इस धंधे में टिकेगा नहीं। लेकिन वो जो दौर था 78 का, तभी नई नई गैंगवार मुंबई में शुरू हुई थी। अरुण गवली की दुश्मनी, बड़ा राजन, दाऊद इब्राहिम एक तरफ, वर्दा राजन एक तरफ, और पठान गैंग एक तरफ। और वो केसेस उन्हीं दिनों में जो बने, सबसे पहले अरुण गवली पे केस तभी बना, बाबू रेशम मारा गया। इस तरीके वो 8-10 साल बड़े खतरनाक थे। तो शायद हुसैन उस्तरा को कोई बड़ा मौका नहीं मिला कि वो रतन खत्री को काबू में कर सके। लेकिन 98 में, 97 के करीब, 98 में उस्तरा की मौत होती है अगरीपाड़ा में। जो छोटा शकील के लोगों ने मारा था उसको, राशिद मलबारी और
जो एक कालिया था, एक आरिफ कालिया, इन दोनों ने उसको अगरीपाड़ा के कालापानी इलाका में गोलियां मार के मार दिया था, जहां वो अपनी जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसको मिलने गया था। खैर, तो हुसैन उस्तरा ने 97 में, जब उसको काफ़ी ज़रूरत थी पैसों की और कमज़ोर पड़ने लगा था थोड़ा, तो उस आदमी ने रतन खत्री को घेरा, उसको पकड़ के लाया गया और उसको बोला गया कि हर महीने 5 करोड़ 6 करोड़ या कुछ किस्म की बड़ी रकम, वो अगर वो हर महीने नहीं देता तो उसको धंधा नहीं करने दिया जाएगा। तो रतन खत्री कभी भी किसी गैंगस्टर को उसने पैसा नहीं दिया था, ना किसी बड़े क्रिमिनल को, ना किसी गैंगस्टर को। वो तभी भी जब उसको इतनी बड़ी धमकी दी गई तो भी उसने गैंगस्टर को पैसा देने से मना कर दिया और कुछ महीनों के लिए मुंबई छोड़ के लंदन चला गया, लेकिन सरेंडर नहीं किया। हुआ कुछ ऐसे कि 78 में हुसैन उस्तरा की मौत हो जाती है और रतन खत्री वापस आ जाता है। उसको लगा कि शायद उसका दुश्मन मर गया तो अब उसका कोई और बिगाड़ नहीं सकता कोई। लेकिन तभी दूसरी तरफ जो अरुण गवली को पैसा जो बाकी मटके वाले देते थे, कल्याण वाले और दूसरे, जब रतन खत्री इंग्लैंड भागा हुआ था तो एक नया प्लेयर मैदान में आता है जिसका नाम था पप्पू सावला। तो पप्पू सावला बहुत बड़ा बुकी था मटके का, अहमदाबाद गुजरात पूरा कंट्रोल करता था। तो उसको लगा कि अभी मैदान खाली है, उस्तरा बीच में नहीं है और जो रतन खत्री है वो कुछ डरा हुआ है, घबराया हुआ है, तो अभी मौका है कि उससे ये धंधा उसका काबू कर लिया जाए। उसने कुछ लोगों को बीच में डाला, अरुण गवली के लोगों को साथ में मिलाया और अरुण गवली के कहने से, धमकाने से जो रतन खत्री था उसने फिर एक फैसला किया कि वो पैसा नहीं देगा इनको, लेकिन धंधा छोड़ देगा। तो उसने बड़े तरीके से अपना बिजनेस बंद किया और अरुण गवली की शाबाशी से, उसकी बैकिंग से पप्पू सावला ने वो पूरा बिजनेस काबू कर लिया। तो मेन बाज़ार जो मटके का था वो पप्पू सावला के हाथ में आ गया। लेकिन बात वहाँ ख़त्म नहीं होती। जब दाऊद गैंग के लोगों को पता चला कि पप्पू सावला एक बड़ी रकम हर महीने अरुण गवली को देता है, तो उन्होंने अपना हिस्सा मांगना शुरू किया, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पाउंड ऑफ फ्लैश। उनको अपना पाउंड ऑफ फ्लैश चाहिए था। उन्होंने पप्पू सावला को धमकाना डराना शुरू किया, लेकिन पप्पू सावला को लगता था कि जब तक अरुण गवली का हाथ उसके सर पे है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन ये मौका उन लोगों को मिला 2008 में। 2008 में अरुण गवली अरेस्ट होता है। कमलाकर जमसंदेकर जो शिवसेना का कारपोरेटर था, घाटकोपर के पास असल्फा विलेज में उसके घर के बाहर उसको गोलियां मार के मर्डर किया गया। उसमें क्राइम ब्रांच ने और लोगों के साथ साथ पप्पू सावला को भी एक एक्यूज्ड बनाया। ये बहुत बड़े आईपीएस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। हालांकि लोगों का ये कहना है कि उस केस में पप्पू सावला का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन क्राइम ब्रांच ने उसको एक्यूज्ड बनाया और बाद में वो लंबी कहानी है। केस में से पप्पू सावला डिस्चार्ज हुआ, बरी हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रेशर उसके ऊपर बना। तो 2008 में अरुण गवली की जमसंदेकर केस में अरेस्ट होती और 2008 से आज तक अरुण गवली उस केस में जेल से है 14 साल से। तो लेकिन तभी इसकी अब केस चल रहा था सेशन कोर्ट में 2012 में, 2008 के केस में 2012 में सेशन कोर्ट अरुण गवली को उम्र कैद की सज़ा देती है। 2000 के बाद हाई कोर्ट में अपील होती है, 2015 में वो बरकरार रखी जाती है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भी वो उम्र कैद की सज़ा अरुण गवली की बरकरार रखी। लेकिन जब 2008 में अरुण गवली पकड़ा गया, पप्पू सावला को पकड़ा गया, 3 महीने के बाद जब वो जेल से बेल पे छूट के आता है तो बैतुल्ला खान जो
खालिद पहलवान का साड़ू भाई है। दोनों की बीवियां सगी बहनें हैं। बैतुल्ला खान का बहुत ज़ोर था उन दिनों में। उसने सोचा क्या मौका है, अरुण गवली जेल में है, पप्पू सावला घबराया हुआ है, उस केस में इन्वॉल्व है, फिर जेल जाएगा, अब मौका है इससे अपना पैसा निकालने का। बैतुल्ला खान और उसका एक साथी, मैं उसको जानता हूँ, अभी नाम नहीं लूँगा, वो काफ़ी एक बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल से वापस घर आया है। उसके ऊपर भी एक एपिसोड पहले बनाया था, लेकिन पुरानी बातें हो गई, अब उनका नाम लेना सही नहीं है। तो ये दोनों शख्स पप्पू सावला को मिलने उसके ऑफिस में जाते हैं। अब पप्पू सावला के ऊपर उसको लगता था अरुण गवली का हाथ अब तो डिक्लेयर हो गया, उसके साथ मुझे भी जेल की हवा खानी पड़ी, तो उसने कुछ बराबर ट्रीटमेंट नहीं दिया बैतुल्ला खान को। जो जैसे बैतुल्ला खान को लगता था कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, पठानों का गैंग लीडर भी हूँ, खालिद पहलवान का रिश्तेदार हूँ, और जो कादर खान एक फिल्मों के एक्टर थे उनके साथ भी रिश्तेदारी थी उसकी, तो उसको बुरा लगा और उसने गुस्से में जो चाय वाय पी रहे थे पप्पू सावला के ऑफिस में, उसने वो चाय वाय पप्पू सावला पे गिरा के ऑफिस से आ गया। अब जब इस हरकत के बाद पप्पू सावला घबराया, फिर कुछ लोगों को बीच में डाला गया जिसमें कुछ पुलिस ऑफिसर भी थे, उनको बीच में डाल के मीटिंग्स हुई काफ़ी इधर उधर, और ये बात खालिद पहलवान तक पहुंची। उसने पप्पू सावला को बोल दिया कि अब तेरी खैर नहीं। तो जहां मुंबई में पप्पू सावला के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि उसने बैतुल्ला खान की जो बेइज्जती की है उसका बदला लिया जाएगा, अब इसको पैसे की बात छोड़ के इज्जत का इशू बना लिया गया, और खालिद पहलवान के बीच पड़ने से पप्पू सावला की हालत और ख़राब हुई। लेकिन पप्पू सावला भी पहुंचा हुआ आदमी है, उसने अपने कुछ सोर्सर बीच में डाल के कराची में बैठे दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड मैन छोटा शकील से संपर्क पैदा किया। छोटा शकील ने बीच बचाव करके, अब खालिद पहलवान के सामने छोटा शकील की नहीं चलती थी, लेकिन उसने बड़े तरीके से समझा बुझा के पप्पू सावला को समझाया उसके लोगों के थ्रू, और अल्टीमेटली सुनने को आया कि 3 या 4 करोड़ रुपया उस ज़माने में 2008 में पप्पू सावला ने बैतुल्ला खान और उसके साथियों को दिया। अब इस बात की पुष्टि तो वही कर सकते हैं, लेकिन ये जो अंदर की बातें अभी निकल के सामने आ रही हैं कि वो रतन खत्री जो किसी क्रिमिनल को पैसा नहीं देता था, उसको अपना बिजनेस छोड़ के घर बैठना पड़ा, लेकिन तब तक उसने बहुत कमाई करके रख ली थी, बहुत प्रॉपर्टी, इधर उधर इन्वेस्टमेंट, बच्चे उसके बड़े अच्छे कॉलेजेस में पढ़ के वो अपने बिजनेस में लग गए, उन्होंने संभाला। और रतन खत्री ने अपना पूरा समय वो रेस कोर्स में बताने लगा। जो एक ज़माने में दुनिया भर को जुआ खिलाता था, अब खुद रेस कोर्स में जुआ खेलने लगा। रेगुलर था रेस कोर्स में, बहुत बार मिला उसको वहाँ पे मैं तो। लेकिन 2020 में 88 ईयर की उम्र में रतन खत्री की डेथ होती है, वो दूसरी बात है। लेकिन अब पप्पू सावला की जान टेम्परेरीली बची, लेकिन उस केस में उसको दबोचा गया। उसमें उसका 2015 में हाई कोर्ट से वो बरी भी हो जाता है, पहले सेशन कोर्ट से बरी हुआ, लेकिन मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई। इन द मीन टाइम मुंबई में मटका बंद कर दिया गया, तीनों बाज़ारों के अड्डे बंद हो गए। मुंबई के बाहर जो बड़े शहर हैं उनमें मटका चलने लगा, और पप्पू सावला ने अपना बेस मुंबई छोड़ के अहमदाबाद बना लिया, अहमदाबाद से बाज़ार खोलने लगा। लेकिन अभी 2.5-3 साल पहले इसके बेटे और इसके भाई ने कोल्हापुर की एक लेडी IPS ऑफिसर के साथ बदतमीज़ी की, और वो लेडी ने उनको छोड़ा नहीं, मकोका लगाया। 2.5 साल से पप्पू सावला का भाई और इसका बेटा मकोका एक्ट के नीचे कोल्हापुर जेल में बंद हैं, उनकी आज तक जमानत नहीं हुई। और देखिए उसी केस में पप्पू सावला भी वांटेड है, लेकिन कितनी हैरानी की बात है, जो आदमी
ओपनली अपना धंधा चला रहा है मटके का, भले गुजरात से चला रहा हो, अहमदाबाद से चला रहा हो। 2.5 साल से वो वांटेड चला आ रहा है कोका केस में, आज तक उसको मुंबई पुलिस पकड़ नहीं सकी। क्या ऐसा आप मान सकते हो कि पुलिस को पता नहीं होगा कहाँ है? इतने नोन आदमी को अगर पुलिस चाहे तो 24 घंटे का काम भी नहीं है उसको ढूंढ के पकड़ना। इतने लोगों के टच में रहता है, लोगों को मिलता है, अपना बिजनेस करता है। अब पिछले कुछ समय से बीमार भी चल रहा है, उसकी मूवमेंट बहुत लिमिटेड हुई है। दुनिया भर को पता है कि उसके पाँव काम करना बंद कर गए हैं, ज़्यादा चल फिर नहीं सकता है। तो ऐसे हालात में भी अगर पुलिस को पप्पू सावला नहीं मिलता है तो उसका माना आप समझ सकते हो। बहुत बड़ी रकम इधर उधर जाती होगी आर्मीन ने, बहुत सारे लोगों को खुश किया जाता होगा और वो अपनी आज़ादी हर रोज़ खरीदता है। तो दोस्तों ये कहानी थी कैसे रतन खत्री से आया, उसका धंधा अपना उसके हाथ से गया अंडरवर्ल्ड की दखल के साथ, और दूसरी तरफ जिसने वो धंधा काबू किया उसकी हालत भी आज के दिन में बहुत खस्ता चल रही है। तो इसी तरह की और अंडरवर्ल्ड से जुड़ी किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।